हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। चलो शुरू करते हैं एक नया एक्सप्लेनर हमारी जीरो टू हीरो सीरीज में। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर 8 मेटलर्जी। आज इसके पार्ट 1 में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से मास्टर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, 4.5 बिलियन ईयर्स, इतना पुराना है हमारा प्लैनेट अर्थ। और पता है, हर एक मेटल जो हम आज यूज करते हैं उसकी कहानी यहीं से इतने साल पहले से शुरू होती है। कमाल की बात है ना। तो हमारा सफर शुरू होता है धरती से मेटलर्जी तक। मतलब हम ये समझेंगे कि जमीन के अंदर जो खजाना छुपा है उससे हम मेटलर्जी की मॉडर्न साइंस तक आखिर पहुंचे कैसे। रेडी हो? अपने आसपास देखो, तुम्हारे रिंग में जो गोल्ड है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनमें जो आयरन लगा है, अरे तुम्हारे फोन की बैटरी में जो लिथियम है, ये सब हम रोज देखते हैं, रोज यूज करते हैं। पर कभी सोचा है ये सब आता कहाँ से है, कैसे निकलता है जमीन से? असली मैजिक तो वही है दोस्तों। और इसी जादू को, इसी साइंस को हम कहते हैं मेटलर्जी। सिंपल भाषा में मेटलर्जी वो टेक्निक है जिससे हम मेटल्स को उनके कच्चे रूप यानी ओर से बाहर निकालते हैं। सिर्फ निकालते नहीं, उन्हें साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और यूज करने के लायक बनाते हैं। तो फ्रॉम जमीन टू योर हैंड्स, ये पूरा प्रोसेस ही मेटलर्जी है। ठीक है, मेटलर्जी तो समझ आ गया, पर एक मेटल को मेटल क्या चीज बनाती है, उसकी असली पहचान क्या है? चलो इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझते हैं। तो एक टिपिकल मेटल कैसा दिखता है? सबसे पहले वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। दूसरा, उसमें लस्टर होता है, यानी एक नेचुरल चमक। तीसरा, वो मैलिएबल और डक्टाइल होता है। मैलिएबल का मतलब है हथौड़े से पीट कर उसकी पतली शीट्स बना सकते हो, और डक्टाइल का मतलब उसे खींचकर पतली तार या वायर्स बना सकते हो। फिर वो सोनोरस होता है। कभी स्कूल की घंटी सुनी है? उसको मारो तो तन की आवाज आती है, वही। और सबसे जरूरी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर होता है, करंट आराम से पास हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर मेटल इन सारे रूल्स को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। एक बात गांठ बांध लो, एग्जाम्स में हमेशा रूल्स से ज्यादा एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, तो इन पर अच्छे से ध्यान देना। तो चलो मिलते हैं हमारे रेबल मेटल्स से। ये हैं वो रूल ब्रेकर्स, वो बदमाश मेटल्स जो भीड़ से अलग चलते हैं और इसलिए एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। चलो इस टेबल को आराम से समझो। पहला रूल क्या था? मेटल्स सॉलिड होते हैं। पर रूल ब्रेकर कौन है? मर्क्यूरी और गैलियम। ये दोनों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी देखा है ना? ओके, दूसरा रूल, मेटल्स हार्ड होते हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये इतने नरम होते हैं जैसे मक्खन कि आप उन्हें आराम से चाकू से काट सकते हो। और तीसरा रूल, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पर यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं। सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये तो थी मेटल्स की कहानी। आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलो चलते हैं नॉन मेटल्स की दुनिया में, देखते हैं वहां क्या रूल्स हैं और वहां कौन से रूल ब्रेकर्स हैं। नॉन मेटल्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मेटल्स के बिल्कुल उल्टे होते हैं। ये ज्यादातर या तो सॉलिड होंगे या गैस। इनमें कोई चमक, कोई लस्टर नहीं होता, एकदम डल दिखते हैं। ये ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर इन पर हथौड़ा मारोगे तो ये मेटल की तरह फैलेंगे नहीं, बल्कि टूटकर बिखर जाएंगे। और हाँ, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आमतौर पर कम ही होता है। पर जैसा मैंने कहा था, एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं, और यहाँ के एक्सेप्शंस तो सच में लेजेंडरी हैं, ऐसे जो आपको हैरान कर देंगे। और एग्जाम्स में तो ये बार बार पूछे जाते हैं। जरा इस टेबल पर फोकस करो। पहला रूल क्या था? नॉन मेटल्स डल होते हैं। पर आयोडीन को देखो, है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके क्रिस्टल्स में मेटल्स जैसी चमक होती है, गजब। दूसरा रूल था कि ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है डायमंड। ये कार्बन का ही एक रूप है और दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है। और तीसरा रूल, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। पर यहाँ भी कार्बन का ही एक और रूप, ग्रेफाइट, रूल तोड़ देता है। पेंसिल की लीड में जो होता है ना, वही, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन कंडक्टर है। तो इससे क्या समझे कि एक ही एलिमेंट कार्बन के दो अलग अलग रूप, जिनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स, कितने जमीन आसमान के फर्क वाले हो सकते हैं। एक तरफ है डायमंड जो सबसे हार्ड है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ है ग्रेफाइट जो एकदम सॉफ्ट और फिसलन वाला है पर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट कंडक्टर है।
और एक और ट्विस्ट सुनो, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पर हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। माइंड ब्लोइंग है। ओके, काफी कुछ सीख लिया हमने। तो अब टाइम है इस पूरे सेशन के मास्टर टिप का। ये वो फाइनल समरी है जो आपको एग्जाम से पहले सब कुछ याद दिला देगी। तो चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेटलर्जी क्या है? सिंपल, ओर से मेटल निकालने की साइंस। पॉइंट नंबर 2, मेटल्स के रेबेल्स कौन है? याद रखो, लिक्विड मर्क्यूरी और मक्खन जैसा सॉफ्ट सोडियम। और पॉइंट नंबर 3, नॉन मेटल्स के लेजेंड्स, शाइनी आयोडीन, सबसे हार्ड डायमंड और करंट पास करने वाला ग्राफाइट। बस ये 3 चीजें दिमाग में बिठा लो, इस टॉपिक से कोई सवाल गलत नहीं होगा। समझ लो, ये तुम्हारी पर्सनल चीट शीट है। तो एज पार्ट 1 के आखिर में तुम्हारे लिए एक छोटा सा टेस्ट, एक मास्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब तक जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर सोचो कि हम सोडियम के एक टुकड़े को इतनी आसानी से किचन वाले चाकू से क्यों काट पाते हैं? इसका जवाब हमारी आज की ही डिस्कशन में छुपा है। सोचो और अपना आंसर कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तब तक नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। मेटालर्जी सीरीज के पार्ट 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पार्ट 1 में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी शाइन, उनकी स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम उनकी पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे। हाँ, उनकी केमिकल पर्सनालिटीज। कभी सोचा है कि क्यों एक मेटल जैसे सोडियम हवा में आते ही आग पकड़ लेता है, जबकि सोना हजारों साल बाद भी वैसे का वैसा चमकता रहता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सोडियम, पीरियोडिक टेबल का ड्रामा क्वीन, हवा के कांटेक्ट में आते ही फट आग लग जाती है। और दूसरी तरफ है गोल्ड, अ वेरी कूल, काम एंड कलेक्टेड राजा, जो सदियों तक जमीन के नीचे हो या पानी में अपनी चमक नहीं खोता। इतना डिफरेंस क्यों? एक इतना गुस्से वाला और दूसरा इतना शांत। इनके इस अलग अलग बिहेवियर के पीछे की साइंस क्या है? चलिए इस केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हर मिस्ट्री की तरह हमें क्लूज ढूंढने होंगे और हमारा पहला क्लू है हवा, स्पेसिफिकली हवा में मौजूद ऑक्सीजन। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब ये मेटल्स ऑक्सीजन से मिलते हैं तो क्या होता है। आप इसको ऐसे सोचिए कि मेटल्स जैसे ही ऑक्सीजन की सांस लेते हैं उनका असली रंग सामने आ जाता है और यही रिएक्शन आगे की पूरी कहानी का बेस है। सो पे अटेंशन। ओके, तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इसे बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। ये केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, स्पेशली इस चैप्टर का। जब भी कोई मेटल, ऑलमोस्ट कोई भी मेटल हीट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से मिलता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। सिंपल, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। बस इस एक रूल से हम आगे की सारी रिएक्टिविटी को डीकोड करने वाले हैं। चलिए अब मिलते हैं इस ग्रुप के बदमाशों से, द सुपर रिएक्टर्स, सोडियम और पोटेशियम। इन्हें रिएक्ट करने के लिए गर्मी की जरूरत ही नहीं। ये इतने रेस्टलेस हैं, इतने बेचैन हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं, बूम, आग पकड़ लेते हैं। और इनकी इसी डेंजरस आदत की वजह से एज अ सेफ्टी मेजर हम इन्हें हमेशा केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन उनका ऑक्सीजन से कनेक्शन काट देता है और एक मेजर एक्सीडेंट को रोकता है। यहाँ पर एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ना, उनका नेचर यूजुअली बेसिक होता है। आपने एसिड्स और बेसिस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ये वही वाला बेस है। और जब हम इन बेसिक ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो बन जाते हैं एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालो तो वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है, सो रिमेम्बर इट। ऑलराइट, सो क्लू नंबर 1 यानी हवा के साथ रिएक्शन हमने देख लिया। अब आते हैं अपने अगले क्लू पर, पानी। व्हाट हैपेंस जब इन मेटल्स का सामना पानी से होता है? क्या यहाँ भी वैसा ही ड्रामा होगा, आग लगेगी या मामला थोड़ा ठंडा रहेगा? लेट्स फाइंड आउट। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देता है। देखिए, सोडियम और पोटेशियम यहाँ भी गंदे हैं। ठंडे पानी में डालते ही इतना वायलेंट रिएक्शन होता है कि आग लग जाती है। फिर आता है कैल्शियम, ये थोड़ा पोलाइट है, ठंडे पानी से रिएक्ट तो करता है पर आराम से, नो फायर नो ड्रामा। उसके बाद आते हैं जिद्दी मेटल्स, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। इनके नखरे हैं, ये कहते हैं हम ठंडे या गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, हमें तो स्टीम चाहिए। और लास्ट में है हमारे किंग्स, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। उन्हें पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नो रिएक्ट।
अरे हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है। जब कैल्शियम पानी से रिएक्ट करता है ना, तो थोड़ी देर बाद वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। एक मेटल का टुकड़ा पानी पर फ्लोट कर रहा है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वेल, इसका रीजन है हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो कैल्शियम के सरफेस पर चिपक जाते हैं और ये बबल्स उसे एक लाइफ जैकेट की तरह ऊपर उठा देते हैं। इजंट दैट सुपर? ओके, तो अब तक हमने 2 इम्पोर्टेंट क्लूज कलेक्ट कर लिए हैं, हवा से रिएक्शन और पानी से रिएक्शन। हमने देखा कि हर मेटल का अपना अलग ही बिहेवियर है। तो अब वक्त आ गया है इन सब क्लूज को जोड़कर उस असली राज से पर्दा उठाने का। आखिर इस सब के पीछे का इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट क्या है? ऐसा क्या है जो सोडियम को इतना रिएक्टिव और गोल्ड को इतना नॉन रिएक्टिव बनाता है? तो क्या लगता है, व्हाट इज दैट वन सीक्रेट? वो एक चीज जो इन सब के बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है। थोड़ा सोचिए, टेक अ गेस। द आंसर इज हिडन डीप इनसाइड द एटम। इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। इस टर्म को ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या दान करने की एबिलिटी। सोचो कि सारे मेटल्स बहुत जेनरस होते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें वो देकर स्टेबल होना चाहते हैं। और जब कोई मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या लूज कर देता है तो उस पर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज और वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। मेटल्स की यही इलेक्ट्रॉन दान करने की आदत उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। एंड हियर इट इज, द आहा मोमेंट। पूरी मिस्ट्री का सल्यूशन यही है। देखो, सारे मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं, राइट? लेकिन जो मेटल जितनी ज्यादा आसानी से और जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। That's it, that's the secret। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन पलक झपकते ही दे देता है, इसीलिए वो सुपर रिएक्टिव है। जबकि गोल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, आसानी से जाने नहीं देता, इसीलिए वो नॉन रिएक्टिव है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ हाउ इजीली यू कैन लूज दैट इलेक्ट्रॉन। सो मिस्ट्री सॉल्व्ड। अब आप इस केमिकल पजल के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। आपको वो इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट पता चल गया है जो सारे मेटल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो अब वक्त है इस नॉलेज को लॉक करने का और इस टॉपिक के मास्टर बनने का। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करेंगे और फिर आई हैव अ चैलेंज फॉर यू टू टेस्ट योर न्यू नॉलेज। ऑलराइट, लेट्स डू अ क्विक फायर रिकैप। पॉइंट 1, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि वो हवा में आग पकड़ लेते हैं। पॉइंट 2, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जनरली बेसिक होता है। पॉइंट 3, कुछ मेटल्स ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ स्टीम से और कुछ बिल्कुल नहीं। पॉइंट 4, कैल्शियम पानी पर तैरता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, एक मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये 5 पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपकी बारी। टाइम फॉर द मास्टर एक्सरसाइज। दिमाग चलाओ। मान लो आपको एक अननोन मेटल मिलता है। आप देखते हो कि वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप उसके ऊपर से स्टीम पास करते हो तो गैस निकलती है। तो बताओ ये मेटल हमारी रिएक्टिविटी टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। लेट्स सी हु गेट्स इट राइट। तो आज हमने हवा और पानी के साथ मेटल्स की कहानी देखी, बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्ट 3 में हम इससे भी एक लेवल अप जाएंगे विद द अल्टीमेट चैलेंज, द एसिड टेस्ट। जब मेटल्स का सामना एसिड से होता है तब क्या होता है? कौन से मेटल्स पॉप साउंड के साथ रिएक्ट करते हैं? आखिर ये एक्वा रेजिया क्या है जिसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है? ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट यू। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। मेटलर्जी सीरीज के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन और पानी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन आज हम इनकी असली पावर रैंकिंग निकालेंगे, एक केमिकल लीडर बोर्ड जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब सिंपल भाषा में आज हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे जोशीला है, कौन सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो चलो इस केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है मेरे पास। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े पुल बनते हैं वो लोहे से आयन से क्यों बनते हैं, और जो ज्वेलरी हम पहनते हैं वो सोने यानी गोल्ड की क्यों होती है? हैं तो दोनों ही मेटल, राइट? तो इतना फर्क क्यों? इसका जवाब दोस्तों इनकी छिपी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज में है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले। और ऐसी लिस्ट जो इन प्रॉपर्टीज को रैंक करती है उसी का नाम है
द रिएक्टिविटी सीरीज। बेसिकली ये एक सिंपल सी रैंकिंग है, एक लिस्ट जो मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर ऑर्डर में रखती है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इन मेटल्स का एक टेस्ट लेंगे, अलग अलग टेस्ट, और इस सीक्रेट लिस्ट को खुद बनाएंगे। सो आर यू रेडी? चलें? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला टेस्ट, इसका नाम है द सिजल एंड पॉप टेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना? यही हमारा पहला क्लू होगा। हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन मेटल्स उठाएंगे, उन्हें डाइल्यूट एसिड्स में डालेंगे और बस देखेंगे कि होता क्या है। सो जनरल रूल क्या है? जब भी कोई मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक तो मेटल सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस को पहचानेंगे कैसे? उसके फेमस पॉप साउंड से। बिल्कुल, जैसे ही आप एक जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के पास लाओगे जहां से गैस निकल रही है, एक छोटा सा पॉप आएगा। ये एक क्लासिक साइन है कि हाँ भाई, हाइड्रोजन गैस ही है। तो अब इस चार्ट को देखो। जब हमने इन चार मेटल्स को मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को डाइल्यूट एसिड में डाला तो रिएक्शन तो सबने किया, पर सबकी स्पीड अलग थी। मैग्नीशियम तो भाई आते ही F1 रेस की तरह भागा, सबसे तेज बबल्स, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन। उसके बाद थोड़ा धीरे एल्यूमिनियम, फिर जिंक और बेचारा आयरन सबसे आराम से रिएक्ट कर रहा था। तो इससे हमें हमारा पहला क्लू, हमारा पहला रैंकिंग मिल गया। मैग्नीशियम सबसे आगे है, उसके पीछे एल्यूमिनियम, फिर जिंक और आखिर में आयरन। हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बड़ा सिंपल है। बट वेट, केमिस्ट्री इतनी सीधी कहाँ होती है, राइट? हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, और यहाँ पर भी हैं। कुछ एसिड्स हैं बड़े एटीट्यूड वाले, जो ये सीधे साधे रूल्स फॉलो नहीं करते। तो चलो अब इन्हीं एसिड्स विद एन एटीट्यूड से मिलते हैं। और इस एटीट्यूड वाली लिस्ट में टॉप पर है नाइट्रिक एसिड्स। फॉर्मूला क्या है? HNO3। अरे स्टूडेंट्स, इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो। ये एग्जाम वालों का फेवरेट है क्योंकि ये रूल ब्रेकर है। और इसके रूल तोड़ने की वजह क्या है? वजह यह है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या भला है? चलो अगले स्लाइड में आराम से समझते हैं। तो यहां देखो, फर्क साफ है। जो हमारे नॉर्मल एसिड्स हैं जैसे HCl या H2SO4, वो मेटल से रिएक्ट करके सीधा साधा हाइड्रोजन गैस H2 निकालते हैं, सिंपल। पर नाइट्रिक एसिड वो अलग ही गेम खेलता है। क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जैसे ही रिएक्शन में हाइड्रोजन बनता है, वो उसको फौरन ऑक्सीडाइज करके पानी यानी H2O बना देता है। और खुद क्या होता है? खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स में, जैसे N2O, NO, NO2। और हाँ, इनमें से कुछ गैसेस पॉइजनस भी होती हैं, इसलिए याद रखो, एसिड बदला तो रिजल्ट भी बदला। Okay, a lot of talk about metals that react, but what about those that don't react at all? जैसे सोना, गोल्ड या प्लैटिनम। इनको कहते हैं नोबल मेटल्स, मतलब बिल्कुल रॉयल, शाही धातु। इन पर नॉर्मल एसिड्स का कोई असर ही नहीं होता। तो अब सवाल ये है, इनको कैसे डिसॉल्व करें? है कोई तरीका? बिल्कुल है। इन रॉयल मेटल्स के लिए एक रॉयल सॉल्यूशन भी है, और नाम भी वैसा ही है, एक्वा रेजिया। लैटिन में इसका मतलब होता है रॉयल वाटर, शाही पानी। और इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाओ कि ये इतना ज्यादा करोसिव मिक्सचर है कि ये सोने जैसी चीज को भी अपने अंदर घोल सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। अनबिलीवेबल, राइट? तो ये बनता कैसे, ये रॉयल वाटर? इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है। दो चीजें चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन इसको मिक्स करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रेशियो है, और वो रेशियो है 3:1। 3 हिस्से कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 हिस्सा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इस 3:1 रेशियो को दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हमने एसिड्स के साथ रिएक्शंस देख लिए, रूल ब्रेकर्स को भी समझ लिया। अब हमारे पास सारे क्लूज आ चुके हैं। तो अब वक्त है इन सब को जोड़कर मेटल्स की फाइनल रैंकिंग, उनका ऑफिशियल लीडर बोर्ड रिवील करने का। और ये फाइनल रैंकिंग एक बहुत ही सिंपल रूल पर चलती है। रूल का नाम है द डिस्प्लेसमेंट रूल। इसे ऐसे समझो, ये केमिस्ट्री की दुनिया का किंग ऑफ द हिल गेम है। जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को धक्का देकर उसकी जगह ले लेगा। सिंपल। अगर आप एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल, अ स्ट्रॉन्ग मेटल, लेट्स से मेटल A, को एक कम रिएक्टिव मेटल, अ वीकर मेटल, मेटल B के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे, तो मेटल A मेटल B को उसकी जगह से किक आउट कर देगा। इसको डिस्प्लेस करना कहते हैं। सबसे क्लासिक एग्जांपल, एक लोहे की कील को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो। थोड़ी देर बाद देखोगे कील पर एक ब्राउन लेयर आ गई है।
वो ब्राउन लेयर कॉपर की है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है। और ऐसी ही हजारों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पर हमारे सामने है द फाइनल लिस्ट, द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये देखिए, सबसे ऊपर टॉप पर बैठे हैं हाई रिएक्टिविटी सुपरस्टार्स जैसे पोटेशियम और सोडियम। ये इतने रिएक्टिव हैं भाई कि पानी में डालते ही आग पकड़ लेते हैं। फिर आते हैं बीच में मीडियम रिएक्टिविटी वाले जिंक, आयरन, लेड। ये हमारे एवरीडे मेटल्स हैं। और लिस्ट में सबसे नीचे आराम से बैठे हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये इतने शांत हैं, इतने नॉन रिएक्टिव कि नेचर में भी फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ओके, तो अब आप ये पूरा लीडर बोर्ड, ये पूरी रैंकिंग समझ गए हो। तो अब बारी है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने की। हियर इज योर फाइनल चैलेंज। तो इस पूरे सेशन से आपको क्या क्या याद रखना है? चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। नंबर 1, metals plus dilute acid gives you salt and hydrogen gas. Simple. Number 2, nitric acid. वो एक्सेप्शन है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है। Number 3, aqua regia. 3:1 का रेशियो ऑफ HCl and HNO3 ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। And number 4, सबसे इंपॉर्टेंट, more reactive metal will always displace a less reactive metal. बस ये 4 बातें याद रखनी है। तो अब फाइनली आपके लिए एक मास्टर एक्सरसाइज। ध्यान से सुनो। अगर आप एक कॉपर का सिक्का, एक कॉपर कॉइन सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा? जरा सोचो। जाओ रिएक्टिविटी सीरीज वाली टेबल चेक करो, देखो कि कॉपर सिल्वर से ऊपर है या नीचे। अपना आंसर रीजन के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। चलो देखते हैं कौन इस केमिकल लीडर बोर्ड का असली मास्टर है। और हाँ, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब मेटल्स नॉन मेटल से मिलते हैं तब क्या होता है। तब तक के लिए कीप। नमस्ते स्टूडेंट्स, मेटलर्जी सीरीज के पार्ट 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन आज हम एक अलग ही कहानी देखेंगे। आज हम जानेंगे कि एटम्स आपस में दोस्ती करके एक अनोखा बॉन्ड बनाकर सुंदर क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, कभी आपने किचन में नमक को ध्यान से देखा है? वो हमेशा इतने परफेक्ट छोटे छोटे क्यूब्स में ही क्यों होता है? कभी सोचा है गोल या स्टार शेप का क्यों नहीं होता? इस छोटे से सवाल का जवाब दोस्तों नेचर के एक फंडामेंटल लॉ में छुपा है, जिसे हम कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो चलिए इस ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एक इलेक्ट्रॉनिक मेकओवर से गुजरते हैं। समझ लीजिए ये एक केमिस्ट्री की फिल्म है जहां एक हीरो है और एक हीरोइन, और उनके मिलने से एक नया सुपर स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है। देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे हर एटम का बस एक ही सपना है, द नोबल गैस ड्रीम। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, हर एटम चाहता है कि उसका सबसे बाहर वाला शेल यानी उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भर जाए, बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह। क्योंकि जब ऐसा होता है तो वो एटम बहुत ही ज्यादा स्टेबल, बहुत शांत हो जाता है। तो इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर से मिलिए। एक तरफ है हमारे मेटल्स जो बड़े दिलदार गिवर्स हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को खुशी खुशी दान कर देते हैं और दान करने के बाद इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब ये कहलाता है केटायन। और दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स जो हैं टेकर्स। इन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तैयार रहते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते ही इन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जिससे ये बन जाते हैं एनायंस। और अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट, द ग्रेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये वो पल है जब एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल एटम को छोड़कर एक नॉन मेटल एटम के पास चला जाता है। और जैसे ही ये ट्रांसफर पूरा होता है, उसी पल जन्म होता है एक आयोनिक बॉन्ड का। चलो इसको हमारे कॉमन टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से आराम से समझते हैं। देखो, स्टेप 1, सोडियम एटम जो कि एक मेटल है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। स्टेप 2, क्लोरीन एटम जो एक नॉन मेटल है उस इलेक्ट्रॉन को झट से पकड़ लेता है। अब क्या हुआ? स्टेप 3 में सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन यानी Na+, और स्टेप 4 में क्लोरीन बन गया नेगेटिव आयन Cl-। और फिर आता है फाइनल स्टेप जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑपोजिट्स अट्रैक्ट और इनके बीच बन जाता है एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड। और इसी पावरफुल अट्रैक्शन को, इस मजबूत खिंचाव को, जिसे हम टेक्निकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को एक साथ बांध कर रखता है, उसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये बिल्कुल एक हाई पावर मैग्नेट जैसा है जो 2 चीजों को चिपका कर रखता है। यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग बात है। सोचने में लगता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये कंपाउंड चार्ज्ड होना चाहिए, राइट? रॉन्ग। असल में पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है,
क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज सोडियम से आया उतना ही नेगेटिव चार्ज क्लोरीन से आया। दोनों ने एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट कर दिया, बिल्कुल बैलेंस। ठीक है, तो एक ना प्लस और एक Cl- का बॉन्ड बन गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक ईंट है। अब ऐसे लाखों करोड़ों आयंस मिलकर एक विशाल और मजबूत किला बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फोर्ट्रेस। चलिए अब इस किले के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक क्रिस्टल के अंदर का नज़ारा बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है जहां एक लड़का पॉजिटिव आयन हमेशा लड़कियों नेगेटिव आयन से घिरा रहता है हर तरफ से, और हर लड़की नेगेटिव आयन लड़कों पॉजिटिव आयन से घिरी रहती है। कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट 3D पैटर्न में। और इसी परफेक्ट रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ही क्रिस्टल्स की एक डेफिनेट शेप, जैसे नमक का क्यूब, और एकदम स्मूथ शाइनी सरफेस होती। अब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो एकदम टफ होंगी ना। बिल्कुल, और ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब जरा पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। एक एग्जाम्पल से इनकी टफनेस का अंदाजा लगाइए। हम जो नमक खाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना है? 801 डिग्री सेल्सियस। सोच के देखिए, पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है। इस नमक को पिघलाने के लिए 800 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी चाहिए। इतनी एनर्जी लगती है इनके मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो चलिए इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को एक एक करके जल्दी से समझते हैं। पहला, फिजिकल स्टेट। ये सॉलिड और काफी हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। दूसरा, ब्रिटलनेस। लेकिन ये हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं, यानी अगर आप इन पर जोर से प्रेशर डालेंगे, जैसे हथौड़ा मारा, तो इनकी लेयर्स आगे पीछे खिसक जाती हैं। सेम चार्जेस आमने सामने आ जाते हैं और रिपल्शन से क्रिस्टल खटक करके टूट जाता है। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट। जैसा हमने अभी देखा, बहुत हाई होता है। और आखिरी, सॉल्युबिलिटी। ये पानी में तो आसानी से घुल जाते हैं, पर पेट्रोल या केरोसिन जैसे सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते। और अब आते हैं इनके आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट पर, द कंडक्टिविटी टेस्ट। सवाल सिंपल है, क्या ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किस हालत में? इसका पूरा राज इनके आयंस के मूवमेंट में छुपा है। तो रूल बहुत सिंपल है। देखिए, जब तक नमक सॉलिड स्टेट में है, उसके सारे आयंस अपनी अपनी जगह पर क्रिस्टल में लॉक्ड हैं, बंधे हुए हैं, बिल्कुल हिल नहीं सकते। और अगर चार्ज चल ही नहीं सकता तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? इसलिए सॉलिड स्टेट में ये एक इंसुलेटर है। लेकिन जैसे ही आप इसको पिघला देते हैं या पानी में घोल देते हैं, बूम, सारे आयंस आजाद हो जाते हैं। वो मोबाइल बन जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, और ये घूमते हुए आयंस ही चार्ज को कैरी करते हैं। तभी मॉल्टन या डिसॉल्व स्टेट में ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, आयोनिक बॉन्ड्स मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं। पॉइंट 2, ये कंपाउंड्स हार्ड, ब्रिटल और क्रिस्टलाइन होते हैं। पॉइंट 3, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। पॉइंट 4, ये पानी में घुल जाते हैं। और पॉइंट 5, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ तभी कंडक्ट करते हैं जब इनके आयंस मोबाइल हों, यानी या तो पिघली हुई हालत में या सॉल्यूशन में। अब बारी है आपके लिए एक मास्टर एक्सरसाइज की। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस सवाल का जवाब सोचिए। एक सॉलिड नमक का टुकड़ा अगर हम सर्किट में लगा दें तो बल्ब क्यों नहीं जलता, लेकिन नमक वाले पानी से बल्ब आसानी से जल जाता है? ऐसा क्यों? हिंट आपकी स्क्रीन पर है। बस मोबाइल आयंस के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए। अपना जवाब ढंग से एक्सप्लेन करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी आंसर्स का इंतजार करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एटम्स के बीच के इस मजबूत क्रिस्टल बॉन्ड को तो समझ लिया, लेकिन ये मेटल्स जो ये सब कर रहे हैं, ये आखिर आते कहां से हैं? इन्हें जमीन से निकाला कैसे जाता है? अगले पार्ट में, यानी पार्ट 5 में, हम धरती के इसी खजाने को एक्सप्लोर करेंगे, ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर। हेलो स्टूडेंट्स, और वेलकम है आपका मेटलर्जी के पार्ट 5 में। आपने कभी सोचा है कि जमीन से निकाले गए एक मामूली से पत्थर से हमारे काम का साफ मेटल बनने तक का सफर कैसे शुरू होता है? ये एक कमाल का प्रोसेस है। आज हम उसी सफर का सबसे पहला, सबसे क्रूशियल स्टेप सीखने वाले हैं। तो इमेजिन करो, आपने जमीन से कोई भी एक पत्थर उठाया। अब उसके अंदर जो मेटल छुपा हुआ है, उसे कैसे निकालोगे? देखो, ज्यादातर मेटल्स प्योर फॉर्म में मिलते ही नहीं हैं। वो जमीन के नीचे किसी खजाने की तरह दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स में लॉक्ड होते हैं। और आज हम उसी खजाने की चाबी ढूंढने निकले हैं।
तो इससे पहले कि हम खजाना निकालना शुरू करें, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ बेसिक वर्ड्स अच्छे से समझ लेते हैं। इस पूरी कहानी में हमारा ट्रेजर क्या है और ट्रैश यानी कचरा क्या है। चलो इस धरती का खजाना मिशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है मिनरल। आसान भाषा में जमीन से खुदाई करके जो भी पत्थर जैसा सब्सटेंस मिला जिसके अंदर मेटल है वो मिनरल है। पर एक प्रॉब्लम है, इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज यानी मिट्टी, रेत, पत्थर सब कुछ मिक्स होता है। बेसिकली इसमें पोटेंशियल तो है पर अभी ये साफ नहीं है। अब देखो, हर मिनरल से मेटल निकालना फायदेमंद नहीं होता। तो और क्या है? और एक स्पेशल मिनरल है। ये वो मिनरल है जिसमें से मेटल को आसानी से और कम खर्चे में यानी इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर मेटल निकालने का खर्चा उसकी कीमत से ज्यादा हो गया तो क्या फायदा? तो और एक फायदे का सौदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। हर ओर एक मिनरल जरूर होता है पर हर मिनरल इतना लकी नहीं होता कि वो ओर बन पाए। ये सब प्रॉफिटेबिलिटी का खेल है। अगर फायदा है तो और है, वरना वो सिर्फ मिनरल ही रह जाता है। सिंपल है ना? और अब आते हैं उस ट्रैश पर, उस कचरे पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ओर के साथ जो ये अनवांटेड मिट्टी, रेत और पत्थर के टुकड़े मिक्स होते हैं ना, साइंस में उसे कहते हैं गैंगी। हाँ, गैंगी। और हमारा सबसे पहला काम इसी गैंगी को साफ करना है। तो आज का हमारा मेन मिशन, हमारा सफाई अभियान कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसका मतलब एक ही है, गैंग-ग्यू को ओर से अलग करना। ऐसा करने से हमारे ओर में मेटल का परसेंटेज यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो चलो सफाई शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सफाई का टूल सबसे सिंपल है। ये ग्रेविटी के एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। वो क्या है? भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर रह जाती हैं, राइट? बस इसी सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। एब्सिस प्रिंसिपल पावर पेस्ट। हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है विल्फ्ले टेबल। इसमें एक ऐसी टेबल होती है जो वाइब्रेट करती है। हम उस पर पिसे हुए ओर और पानी का मिक्सचर डालते हैं। जो हल्का गैंगे है वो पानी के साथ बह जाता है और जो भारी ओर पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशन के कारण नीचे ग्रूव्स में जमा हो जाते हैं। सिंपल। दूसरा मेथड है हाइड्रोलिक सेपरेशन। इसमें हम नीचे से पानी की तेज धार मारते हैं। हल्का गैंगे पानी के साथ ऊपर से बहकर निकल जाता है और भारी ओर नीचे बैठ जाता है। दोनों ही मेथड्स का फंडा सेम है, वेट का डिफरेंस। चलो, ग्रेविटी वाला मेथड तो ठीक है, पर अब सोचो अगर हमारे ओर या गैंग्यू इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो, मतलब चुंबक से चिपकता हो, तब तो काम और भी आसान हो जाएगा ना? बिल्कुल, तब हम इस्तेमाल करेंगे चुंबक का जादू। इसके लिए यूज होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो प्रोसेस कितना स्मार्ट है। पिसा हुआ ओर एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है। ये बेल्ट एक मैग्नेटिक रोलर के ऊपर से गुजरती है। तो अब क्या होगा? जो पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक हैं वो तो बेल्ट से सीधे नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो रोलर से चिपक जाएंगे और थोड़ा आगे जाकर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से दूर होंगे तब एक अलग ढेर में गिरेंगे। हो गया ना ट्रेजर और ट्रैश अलग? और अब एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, इसे नोट कर लो। कैसेटराइट जो कि टिन का ओर है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ उल्टा है। ओर यानी स्टेनिक ऑक्साइड नॉन मैग्नेटिक होता है और गैंग्यू यानी फेरस टंगस्टेट मैग्नेटिक होता है। तो इस केस में हम चुंबक से गैंग्यू को खींचकर अलग करते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो इसको जरूर याद रखना। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार मेथड पर। नाम है इसका फ्रॉथ फ्लोटेशन। कितना कूल नाम है ना? इसमें बिलीव इट और नॉट हम मेटल को साफ करने के लिए उसे एक तरह का बबल बाथ देते हैं। चलो देखते हैं ये बबल बाथ काम कैसे करता है। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। दो वर्ड्स याद रखो, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग। अब होता क्या है कि जो हमारा गैंग्यू है वो हाइड्रोफिलिक है, उसे पानी पसंद है, और जो हमारा मेटल सल्फाइड ओर है वो हाइड्रोफोबिक है, उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं पर ऑयल पसंद है। बस इसी प्रेफरेंस का फायदा उठाना है हमें। प्रोसेस देखो, हम पिसे हुए ओर को पानी और पाइन ऑयल के मिक्सचर में डालते हैं, फिर उसमें जोर से हवा ब्लो करते हैं जिससे खूब सारा झाग यानी फ्रॉथ बन जाता है। अब आएगा असली मजा। क्योंकि मेटल पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक हैं, वो पानी से दूर भागकर ऑयल से चिपक जाते हैं और ऑयल के साथ हल्के होकर झाग के ऊपर तैरने लगते हैं। और बेचारा गैंग्यू जिसे पानी पसंद था वो पानी से गीला होकर भारी हो जाता है और टैंक के नीचे बैठ जाता है। कितना स्मार्ट आइडिया है। एक बात हमेशा याद रखना, ये मेथड एक स्पेशलिस्ट है
ये खास तौर पर सिर्फ सल्फाइड ऑर्स के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि जिंक ब्लेंड और कॉपर पायराइड। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। सो व्हेनेवर यू सी अ सल्फाइड ऑर, थिंक ऑफ अ बबल बाथ। तो हमने अपने इस सफाई अभियान में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं? चलिए पार्ट 5 के अपने इस मिशन को जल्दी से एकदम फटाफट रिकैप करते हैं, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हमने सबसे पहले देखा ग्रेविटी सेपरेशन, जो भारी और हल्के के फर्क पर काम करता है। फिर हमने जाना मैग्नेटिक सेपरेशन, जो तब काम आता है जब कोई एक चीज मैग्नेटिक हो। उसके बाद हमने देखा कूल सा फ्रॉथ फ्लोटेशन, जो सल्फाइड ओर्स का स्पेशलिस्ट है। और एक बोनस मेथड है लीचिंग। ये केमिकल मेथड है। इसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉक्साइट ओर को साफ करने के लिए उससे एक सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, जिससे सारी इंप्योरिटीज पीछे रह जाती। तो चलिए अब आपके लिए एक मास्टर क्वेश्चन। अगर आपके पास एक सल्फाइड ओर है, तो आज हमने जो मेथड्स डिस्कस किए उनमें से आप कौन सा मेथड यूज करेंगे उसे कंसंट्रेट करने के लिए? हिंट, पाइन ऑयल और बबल बाथ के बारे में सोचिए। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब देखो, हमने ओर को साफ तो कर लिया, लेकिन मेटल अभी भी अपने कंपाउंड में कैद है। उस कैद से उसे आजाद कैसे करवाएंगे, ये हम देखेंगे पार्ट 6 में। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप नमस्ते स्टूडेंट्स, मेटलर्जी की हमारी जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 6 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने ओर की सफाई करना सीखा था, यानी ओर ड्रेसिंग। लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि मेटल अभी भी अपने कंपाउंड के अंदर केमिकली कैद है। तो आज हम उसी कैद से मेटल को आजाद करना सीखें। कभी सोचा है आपने कि एक साधारण सा पत्थर, एक रॉक, एक चमचमाती हुई सोडा कैन में आखिर बदल कैसे जाता है? इसके पीछे है कमाल की केमिस्ट्री। देखिए, एल्यूमिनियम जैसे कई मेटल्स अपने ओर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाकर रखते हैं, मतलब वो केमिकली लॉक्ड होते हैं। तो इन्हें इस केमिकल जेल से आजाद करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हाई एनर्जी कीज की, और आज हम इन्हीं कीज के सारे राज खोलेंगे। तो चलो देखते हैं आज का सफर कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मेटल प्रिजन ब्रेक आखिर है क्या। फिर हम रिएक्टिव मेटल्स का लॉक तोड़ना सीखेंगे। उसके बाद हम एल्यूमिनियम मैराथन की लंबी दौड़ में शामिल होंगे। फिर हम मिडिल ऑर्डर के मेटल्स को हीट अप करेंगे, और आखिर में एक क्विक रिकैप। और हाँ, आपके लिए एक मास्टर चैलेंज। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जिद्दी, सबसे रिएक्टिव मेटल्स से। इन्हें आप हाई रिएक्टिविटी क्लब के वीआईपी मेंबर्स समझ सकते हैं। नाम है इनके सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, और इन्हें इनके ओर से निकालना सच में सबसे मुश्किल काम है। देखिए, ये जो मेटल्स है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं बिल्कुल टॉप पर। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके केमिकल बॉन्ड्स बेहद बेहद स्ट्रांग होते हैं। इतने ज्यादा स्ट्रांग कि हमारा कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन इनके आगे हार मान लेता है। वो इनके बॉन्ड्स को तोड़ ही नहीं पाता। तो इनके लिए हमें कोई ज्यादा पावरफुल तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो पावरफुल तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये इन जिद्दी मेटल्स के लिए हमारी मास्टर की है। इसमें हम सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्ट करंट यानी डीसी यूज करके एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जबरदस्ती करवाते हैं जो अपने आप नेचुरली कभी नहीं हो सकता। बेसिकली हम बिजली की ताकत से इनके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। इसको समझने के लिए चलो हमारे कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टेप 1, हम पिघले हुए यानी मोल्टन NaCl को एक स्पेशल टैंक में डालते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब शुरू होता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का खेल। स्टेप 2, जो पॉजिटिव सोडियम आयंस Na+ हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ भागने लगते हैं। स्टेप 3, और जो नेगेटिव क्लोराइड आयंस Cl- हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाते हैं। और फाइनल स्टेप में क्या होता है? बूम, हमें मिल जाता है प्योर सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। आजाद हो गए तो आखिर इन इलेक्ट्रोड्स पर केमिकली हो क्या रहा है? जरा ध्यान से देखिए। कैथोड पर, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ सोडियम आयन Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न्यूट्रल प्योर सोडियम मेटल बन जाता है। और एनोड पर, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ 2 क्लोराइड आयंस Cl- अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्लोरीन गैस Cl2 बन जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? मेटल हमें हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर ही मिलेगा। ये रूल हमेशा हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं एक बहुत ही खास मेटल पर, एल्यूमिनियम। ये एक स्पेशल केस है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाला तीसरा सबसे आम एलिमेंट है। लेकिन इसको इसके ओर से निकालना एक मैराथन जैसा है,
एक लंबी 2 स्टेप की जर्नी। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है उसका नाम है बॉक्साइट, लेकिन इस बॉक्साइट के साथ एक परेशानी है, ये बिल्कुल साफ नहीं होता। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा मिट्टी, रेत यानी सिलिका और आयरन ऑक्साइड जैसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज, जिनको हम गैंग कहते हैं, वो भी मिक्स्ड होती हैं। तो हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सोचा आपने, पहले इसकी अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। तो ये है इस मैराथन के 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस। स्टेप 1 है कंसंट्रेशन बाय लीचिंग। इसमें हम बेयर्स या हॉल्स प्रोसेस यूज करके सारी इम्प्योरिटीज को हटाते हैं और प्योर अलुमिना हासिल करते हैं। फिर आता है स्टेप 2, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ अलुमिना, जिससे हमें हमारा फाइनल प्योर एल्यूमिनियम मिलता। अब ये जो बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस हैं, इनमें बस इस्तेमाल होने वाले केमिकल का एक छोटा सा फर्क है। एक में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यूज करते हैं और दूसरे में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पर टेंशन मत लीजिए, दोनों का मकसद एक ही है। गोल ये है कि हम बॉक्साइट को एक ऐसे केमिकल में बदल दें जो पानी में घुल जाए, जबकि इम्प्योरिटीज ना घुलें। ऐसा करने से हम इम्प्योरिटीज को आसानी से फिल्टर करके अलग कर सकते हैं और हमें मिल जाता है 100% प्योर एल्यूमिना यानी Al2O3। चलो, सफाई तो हो गई, हमें प्योर एल्यूमिना मिल गया। लेकिन अब आती है एक बहुत बड़ी मुश्किल। जानते हैं क्या? ये जो प्योर एल्यूमिना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। सारा सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इतना हाई टेम्परेचर लगातार बनाए रखना कितना महंगा और मुश्किल होगा। ये तो कमर्शियली बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहाँ आते हैं इंडस्ट्री के 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। हम प्योर एल्यूमिना में 2 चीजें मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लूअरस्पार, और ये दोनों सच में जादू की तरह काम करते हैं। और जादू देखिए, इनको मिक्स करते ही एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट सीधा 2000 डिग्री से गिरकर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, आधे से भी कम। अब हुई ना बात, ये टेम्परेचर फैक्ट्रीज में आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी और पैसा दोनों बचता है। अब इसके इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप देखिए। हम एक स्टील टैंक यूज करते हैं जिसकी अंदर की लाइनिंग ग्रेफाइट की होती है, जो कैथोड का काम करती है। एनोड के लिए हम ग्रेफाइट की मोटी मोटी रॉड्स यूज करते हैं। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वो गर्म ग्रेफाइट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बना देती है। इसका मतलब हमारे ग्रेफाइट एनोड्स धीरे धीरे जल जाते हैं या ईटन अवे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बीच वाले मेटल्स की। इनमें आते हैं जिंक, आयरन और लेड। इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि हीट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसे एक थर्मल मेकओवर भी कह सकते हैं। इन मेटल्स के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना उसके सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करने से कहीं कहीं ज्यादा आसान होता है। तो हमारा पहला कदम हमेशा क्या होगा? बिल्कुल सही, चाहे और कोई भी हो, पहले उसे उसके ऑक्साइड फॉर्म में बदलो। और इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास 2 मेन मेथड्स हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इन्हें ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं और इसमें ओर को खूब सारी हवा यानी एक्सेस एयर में हीट किया जाता है। S फॉर सल्फाइड, S फॉर सफिशिएंट एयर, ऐसे याद रखो। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है और इसमें ओर को कम हवा यानी लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कंट्रोल्ड एयर। दोनों का एंड रिजल्ट सेम है, मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन का एक और बहुत ही जबरदस्त मेथड है थर्मिट रिएक्शन। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि मेटल पिघल जाता है। इसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम एक हीरो की तरह आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है और हमें पिघला हुआ लोहा यानी मोल्टन आयरन मिलता है। और ये रिएक्शन इतनी पावरफुल, इतनी हॉट होती है कि इसका इस्तेमाल टूटी हुई रेलवे ट्रैक्स को ऑन द स्पॉट वेल्ड करने के लिए किया जाता है। सोचिए, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि लोहा पिघलकर जुड़ जाता है। अमेजिंग है ना? अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो जरूर याद कीजिएगा कि ट्रैक्स इसी पावरफुल केमिस्ट्री से जुड़ी हो सकती हैं। वाव! तो हमने आज मेटल्स को आजाद करने के 3 अलग अलग तरीके देख लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सुपर क्विक रिकैप हो जाए। देखते हैं पार्ट 6 में हमने क्या क्या अहम बातें सीखी हैं। ओके, रैपिड फायर समरी। पहला पॉइंट, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन चाहिए। दूसरा, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन एक 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले लीचिंग फिर इलेक्ट्रोलिसिस विद क्रायोलाइट।
तीसरा, सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और चौथा, कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन से ऑक्साइड बनाते हैं। सिंपल एंड क्लियर है। और अब वक्त है आपके लिए आज के मास्टर चैलेंज का। इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सवाल है, एल्यूमिनिया के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ग्रेफाइट से बने एनोड्स समय के साथ ईटन अवे यानी धीरे धीरे खत्म क्यों हो जाते हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, हमने इसके बारे में इसी एक्सप्लेनर में बात की थी। छोटा सा हिंट, एनोड पर कौन सी गैस बनती है और वो गैस गर्म ग्रेफाइट के साथ क्या रिएक्शन करती? तो हमने मेटल्स को उनकी ओर से आजाद तो करा लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो मेटल हमें मिला है ये अभी भी 100% प्योर नहीं है। इसको बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल साफ करने के लिए एक फाइनल पॉलिश की जरूरत है, और वो हम सीखेंगे हमारे पार्ट 7 में, द फाइनल पॉलिश, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये जरूर देखिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मेटलर्जी जीरो टू हीरो सीरीज पार्ट 7। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम अपने सफर को उसके अंजाम तक ले जाएंगे। हम देखेंगे कि मेटल्स को आखिरकार बिल्कुल प्योर, एकदम शुद्ध कैसे बनाया जाता है, और फिर कैसे नेचर उन पर अटैक करती है कोरोशन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये फाइनल चैप्टर। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। आप सबके पास फोन है, चार्जर भी है। कभी सोचा है कि उस चार्जिंग केबल के अंदर जो कॉपर वायर है उसको 99.9% प्योर क्यों होना पड़ता है ना इंटरेस्टिंग सवाल। देखो, पिछले पार्ट्स में हमने मेटल निकालना तो सीख लिया, पर उसके बाद भी ना मेटल में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी रह जाती है। और जब हाई टेक चीजें बनानी हो जैसे ये केबल्स, तो ये छोटी सी इम्प्योरिटी भी करंट के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हो सकता है आपका फोन धीरे चार्ज हो या केबल गर्म हो जाए। इसीलिए इन इम्प्योरिटीज को हटाना एब्सोल्युटली जरूरी है। ओके, तो हमारा पहला एक्ट है द लेजी मेटल्स। ऐसा नाम क्यों? क्योंकि भाई सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट होने के लिए बराबर मेहनत नहीं करते। कुछ मेटल्स तो बिल्कुल आलसी होते हैं, शांत रहते हैं। चलो देखते हैं कौन है ये मेटलॉजी के लेजी सुपरस्टार्स। ये देखिए, ये है हमारे लेजी मेटल्स, सोना, चांदी और प्लैटिनम। रिएक्टिविटी सीरीज में ये इतने नीचे आते हैं, इतने नीचे कि इन्हें किसी और से रिएक्ट करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव। इसीलिए ये अक्सर नेचर में अपने प्योर फॉर्म में, फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती। अब आते हैं कॉपर पर। कॉपर थोड़ा सा सोशल है। ये अकेले नहीं रहता, बल्कि आमतौर पर कॉपर सल्फाइड यानी Cu2S की फॉर्म में मिलता है। पर डरो मत, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है ना, उनके कंपैरिजन में काफी आसान है। बस इसके ओर को हवा में हीट करते हैं और ऑक्सीजन आकर सल्फर को भगा देती है। बस मिल गया हमें हमारा कॉपर। चलिए अब आते हैं हमारे एक्ट 2 पर। जो कॉपर हमें पिछले स्टेप से मिला वो आम काम के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन हाईटेक चीजों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो अभी भी प्योर नहीं है। उसको एक प्रो लेवल प्योरिटी देनी पड़ती है, एक फाइनल टच, एक फाइनल पॉलिश देना पड़ता है। तो चलो देखते हैं ये 99.9% प्योरिटी का प्रोसेस आखिर है क्या। इस फाइनल पॉलिश वाली प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग। बहुत सिंपल है। रिफाइनिंग मतलब इम्प्योर मेटल को साफ करके प्योर करना। बस ये वो प्रोसेस है जिससे हमें मिलती है प्रो लेवल प्योरिटी। ये वर्ड याद रखना, रिफाइनिंग। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखो, स्टेप 1 में क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं। एक मोटी सी रॉड लेते हैं इम्प्योर मेटल की, जिसे कहते हैं एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और एक पतली सी पट्टी लेते हैं बिल्कुल प्योर मेटल की, जिसे कहते हैं कैथोड, ये नेगेटिव टर्मिनल। दोनों को एक स्पेशल सोल्यूशन में डुबो देते हैं। स्टेप 2, हम इस सोल्यूशन से करंट पास करते हैं। अब शुरू होता है असली मैजिक। स्टेप 3 में जैसे ही करंट चलता है, प्योर मेटल एनोड से टूट कर सॉल्यूशन में घुल जाता है और जाकर प्योर कैथोड पर चिपक जाता है। तो स्टेप 4 में क्या बचा? सारी इम्प्यूरिटी, सारी गंदगी बेचारी पीछे रह जाती है और एनोड के नीचे जम जाती है। पता है, इस नीचे जमी हुई गंदगी को एनोड मड कहते हैं, और कभी कभी इसमें से भी गोल्ड और सिल्वर जैसे महंगे मेटल्स मिल जाते हैं। और बस इसी कमाल के प्रोसेस से हमें मिलता है अल्ट्रा प्योर मेटल।
वही 99.9% प्योर कॉपर जो आपके चार्जिंग केबल्स, कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स और तमाम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जान डालता है। तो अगली बार जब अपना फोन चार्ज करो ना, तो जरूर याद करना कि उस पतले से वायर के पीछे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कितना बड़ा हाथ है। तो हमने मेटल को जमीन से निकाला, उसे रिफाइन करके सुपर प्योर बना दिया। हमने सोचा चलो काम हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ही हम मेटल को एकदम परफेक्ट बनाते हैं ना, नेचर उसे वापस छीनने की कोशिश करती है, उसे उसकी ओरिजिनल ओर वाली हालत में लाने की कोशिश करती है। तो स्वागत है आपका एक्ट 3 में, नेचर्स इनएविटेबल अटैक। इस अटैक का साइंटिफिक नाम है करोजन। आसान भाषा में, जब मेटल्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट जैसे हवा और नमी से रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, उसी को करोजन कहते हैं। ये एक तरह का केमिकल हमला है जो एटमॉस्फेयर हमारे प्योर मेटल्स पर करता है। चलो इसको डे टू डे लाइफ से समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि चांदी की अंगूठी या पायल कुछ टाइम बाद काले क्यों पड़ जाती है? या फिर जो अमेरिका की फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो पूरी कॉपर से बनी है, वो आखिर ग्रीन कलर की क्यों दिखती है? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, करोजन। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि अलग अलग मेटल्स कैसे करोड होते हैं। सबसे पहले देखो आयरन यानी लोहा। जब ये नमी वाली हवा के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक लाल भूरे रंग की लेयर जम जाती है, जिसे हम सब जानते हैं जंग या रस्ट। फिर है कॉपर। हरा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे रिएक्ट करके कॉपर अपने ऊपर एक हरे रंग की लेयर बना लेता है। यही कारण है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हरी है। और आखिर में सिल्वर। हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करके ये काला पड़ जाता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इसीलिए आपकी चांदी थोड़े दिनों में काली हो जाती है। पर एल्यूमिनियम का केस तो और भी ज्यादा मजेदार है। इस पर भी अटैक होता है, हाँ, लेकिन ये रिएक्ट करके अपने ही ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच बना लेता है। ये लेयर उसे आगे और करोजन से बचाती है। सोचो, लोहा जंग लगने से कमजोर होता है, पर एल्यूमिनियम करोड होकर खुद को और स्ट्रॉन्ग बना लेता है। कितना स्मार्ट मेटल है ना। चलिए, तो इसके साथ हमारा आज का ज्ञान सेशन कंप्लीट हुआ। अब वक्त हो गया है एक फटाफट वाले रिकैप का, ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक मास्टर क्वेश्चन, तो रेडी हो जाओ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे लेजी मेटल्स नेचर में आजाद मिलते हैं। नंबर 2, कॉपर जैसे मेटल्स को 99.9% प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज होता है। नंबर 3, करोजन वो प्रोसेस है जिससे नेचर हमारे प्योर मेटल्स पर अटैक करती है। और नंबर 4, हर मेटल का करोड होने का तरीका अलग है। लोहा लाल भूरा, कॉपर हरा और चांदी काली। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए जरूर याद रखना। और अब आपके लिए आज का मास्टर एक्सरसाइज। सवाल ध्यान से सुनिए। सोना यानी गोल्ड और प्लैटिनम सालों तक हवा में रहने पर भी चमकते रहते हैं, जबकि चांदी और कॉपर कुछ ही टाइम में डल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हिंट आपके सामने है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सोचिए, इसका जवाब ढूंढिए और नीचे कमेंट्स में जरूर पोस्ट कीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मेटलर्जी के पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। याद है, पिछले पार्ट में हमने उस मेटल ईटर यानी करोजन की बात की थी। हाँ, वही जो हमारे मेटल्स को दुश्मन की तरह खा जाता है। आज हम उसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बनाएंगे अपनी ढाल, अ मेटल शील्ड। बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि इस करोजन को रोका कैसे जाए। चले, लेट्स बिगिन। सोचो, इतनी मेहनत से इतने पैसे लगाकर आप एक बड़ा सा पुल बनाते हो और वो बस हवा और पानी की वजह से धीरे धीरे क्रम्बल हो जाए। कैन यू इमेजिन? देखो, करोजन सिर्फ चीजों को गंदा या पुराना नहीं दिखाता। नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर साल इसकी वजह से पूरी दुनिया में कितना मैसिव फाइनेंशियल लॉस होता है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फेल हो जाते हैं। सो यू कैन गेस कि इसे रोकना कितना कितना जरूरी है। ओके, तो सवाल ये है, इस दुश्मन को रोकें तो रोके कैसे? सबसे पहला सबसे सिंपल तरीका है बैरियर मेथड्स। नाम से ही साफ है, राइट? इसका बस एक ही मतलब है, मेटल और उसके दुश्मन यानी हवा और मॉइस्चर, इनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दो। सिंपल। और ये दीवार बनाते कैसे हैं? बड़ा आसान है। कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं, जैसे पेंट लगा दो। घर के दरवाजे, ग्रिल्स सब पे पेंट करते हैं ना, वही है ये। या फिर आप ऑयल या ग्रीस की एक लेयर लगा सकते हो। आमतौर पर मशीन के पार्ट्स में देखा होगा आपने। वार्निश भी एक ऑप्शन है। देखो, इन सब का मकसद एक ही है, मेटल को हवा और पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने ही मत दो। दैट्स इट। लेकिन रुको, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
एग्जाम के लिए तो खासकर इसे दिमाग में फिट कर लो। ये जो बैरियर मेथड है ना, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? सोचो, पेंट पे एक छोटा सा स्क्रैच आ गया तो क्या होगा? बस खेल खत्म। उसी स्क्रैच से हवा और पानी अंदर घुस जाएंगे और पेंट के नीचे नीचे ही जंग लगना शुरू हो जाएगा। ऊपर से सब ठीक दिखेगा बट अंदर से मेटल बर्बाद हो रहा होगा। तो अब ये साफ है कि शॉर्ट टर्म इलाज से काम नहीं चलने वाला। हमें चाहिए एक ड्यूरेबल प्रोटेक्शन, है ना, एक लंबा और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने एडवांस्ड शील्ड्स की तरफ। यहाँ हम शॉर्टकट्स नहीं लेंगे बल्कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी का जादू यूज करके एक सुपर स्ट्रॉन्ग ढाल बनाएंगे। एडवांस्ड मेथड्स में बेसिकली 2 मेन स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास। पहली है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कुर्बानी देना। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को बचाने के लिए खुद करोड़ हो जाता है। इट्स लाइक अ बॉडीगार्ड। और दूसरी स्ट्रेटजी है इनर्ट बैरियर प्रोटेक्शन। इनर्ट का मतलब है जो रिएक्ट ना करे, तो ये बस एक नॉन रिएक्टिव दीवार की तरह काम करती है, दैट्स ऑल। ओके, अब इस टेबल को ध्यान से देखो। आपके रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले गैल्वेनाइजिंग। इसमें हम आयन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो आयन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर रिएक्ट करता है। तो वो आयन से पहले खुद कोरोड हो जाता है, अपनी कुर्बानी दे देता है और आयन सेफ रहता है। नेक्स्ट, टिनिंग, या जिसे हम कल्हाई करना भी कहते हैं। ये खास तौर पर कॉपर या ब्रास के बर्तनों पर होती है। आपने देखा होगा एक पॉइजनस ग्रीन लेयर बन जाती है उससे बचाने के लिए। और लास्ट में आते हैं एनोडाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दोनों में हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक एकदम स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल परफेक्ट यूनिफॉर्म लेयर बन जाए मेटल के ऊपर। पेंट से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। अब तक हमने क्या किया? हमने मेटल को बाहर से बचाया है, राइट? उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेयर लगाई। लेकिन अब आती है बारी प्रिवेंशन के फाइनल बॉस की, और वो है एलॉइंग। यहाँ हम मेटल को अंदर से फ्रॉम विद इन इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि उसे किसी बाहरी ढाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट्स लाइक अगर दुश्मन बहुत पावरफुल हो तो दीवार मत बनाओ, अपने सोल्जर को ही सुपर सोल्जर बना दो। तो ये अलॉइंग है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। बेसिकली हम एक मेटल को दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ पिघलाकर मिक्स कर देते हैं, और जो नया सुपर मेटल बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खूबियां ओरिजिनल मेटल से एकदम डिफरेंट और ज्यादा बेहतर होती हैं। एंड द क्रूशियल पॉइंट इज, इससे कोरोजन की इंटेंसिटी मतलब जंग लगने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। इसेंशियली हम मेटल को अंदर से ही बदल देते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स तो आप रोज देखते हो। आपके घर के बर्तन, स्टेनलेस स्टील, उस पे कभी जंग या दाग लगते देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो आयरन, क्रोमियम और कार्बन का एक सुपर एलॉय है। फिर है ब्रॉन्ज। जो मूर्तियां होती हैं, मेडल्स होते हैं, वो सालों तक धूप बारिश में खराब नहीं होते क्योंकि वो कॉपर और टिन का एलॉय है। और हाँ, एक स्पेशल कैटेगरी है अमेल्गम्स की। ये वो एलॉयज हैं जिसमें एक मेटल हमेशा हमेशा मर्क्यूरी होता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए मस्ट नो है, इन्हें जरूर याद रखना। ऑलराइट, तो चलिए एक आखिरी बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पार्ट 8 में कोरोजन के खिलाफ कौन कौन से हथियार, कौन कौन सी ढाल तैयार की हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। तो 4 की स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1, मेटल को हवा पानी से आइसोलेट कर दो, सिंपल बैरियर्स जैसे पेंट और ऑयल से। नंबर 2, सैक्रिफिशियल कोटिंग यूज करो, जैसे गैल्वेनाइजिंग में जिंक कुर्बानी देता है। नंबर 3, इलेक्ट्रोलिसिस से एडवांस्ड स्ट्रॉन्ग कोटिंग्स लगाओ, एनोडाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। और नंबर 4, जो कि सबसे बेस्ट है, अलॉइंग करके मेटल को अंदर से ही इतना मजबूत बना दो कि उसे जंग लगे ही ना। ओके, अब सब कुछ समझ आ गया है तो आपके लिए एक मास्टर चैलेंज। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, अगर एक गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल है, मतलब उसके ऊपर जिंक की कोटिंग है और उस पर स्क्रैच आ भी जाता है, तो भी वो जंग से बची रहती है। ऐसा क्यों? याद है पेंट में तो स्क्रैच आने पर जंग लग जाता था। यहाँ ऐसा क्या खास है? चलो मैं एक छोटा सा हिंट देती हूँ, इसके बारे में सोचना। कौन सा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आयरन या जिंक? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कैसे काम करती है, याद है ना? बस अपना आंसर पूरे लॉजिक के साथ कमेंट्स में जरूर पोस्ट करना। आई विल बी वेटिंग टू सी योर आंसर्स। अगले पार्ट में हम एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट की दुनिया में चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, और वेलकम है आप सबका मेटलर्जी सीरीज के पार्ट 9 में। पता है, लास्ट टाइम हमने कोरोजन यानी जंग लगने से बचने के तरीके सीखे थे, तो आज हम एक लेवल अप जाने वाले हैं। आज हम सुपर मेटल्स की एकदम फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं।
अच्छा चलो आपसे एक सिंपल सा सवाल है। हम इतने बड़े बड़े पुल यानी ब्रिजेस देखते हैं, तो आखिर उन्हें प्योर लोहे यानी प्योर आयरन से क्यों नहीं बना देते? सोचो सोचो। देखो इसका जवाब ना बहुत सिंपल है। प्योर मेटल्स जैसे कि शुद्ध लोहा असल में काफी नरम होते हैं, इतने नरम कि उन पर थोड़ा भी ज्यादा वजन डालो ना तो वो मुड़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एनवायरनमेंट के साथ हवा पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर जाते। तो इन मेटल्स को मजबूत, ज्यादा टिकाऊ यानी ड्यूरेबल बनाने के लिए साइंटिस्ट एक स्पेशल केमिकल रेसिपी फॉलो करते हैं। और आज इस एक्सप्लेनर में हम मेटल्स को मिक्स करने की इसी सीक्रेट आर्ट को समझेंगे, जिससे हम इन साधारण से मेटल्स को सुपीरियर मटेरियल्स में बदल सकते हैं। काइंड लाइक अ मास्टर शेफ फॉर मेटल्स। तो आखिर ये सीक्रेट रेसिपी है क्या? इसका एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है। इस रेसिपी को हम कहते हैं एन अलॉय। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये अलॉय होता क्या है। तो एक एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। थोड़ा फैंसी टर्म है आई नो, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। होमो का मतलब होता है एक जैसा। जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ एक बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन यानी एक पक्के अनुपात में पिघलाकर मिलाते हो तो वो बन जाता है एलॉय। इसको ऐसे समझो जैसे पानी में चीनी पूरी तरह घुल जाती है, राइट? और पानी की हर बूंद एक जैसी मीठी हो जाती है। बस वैसे ही एलॉय में सब कुछ परफेक्टली मिक्स हो जाता है। पर सवाल ये है कि हम ये सब करते क्यों हैं? इतनी मेहनत क्यों? इसके फायदे क्या हैं? वेल, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कोरोजन को रोकना, यानी मेटल को जंग लगने से बचाना। दूसरा, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेहतर बना सकते हैं, जैसे उसकी हार्डनेस यानी कठोरता बढ़ा सकते हैं। और सोचो, जब मेटल कठोर होगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत भी तो बढ़ जाएगी। एसेंशियली हम एक सिंपल मेटल को एक सुपर मेटल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब चलिए मिलते हैं हमारे अलॉय हॉल ऑफ फेम के दो सबसे बड़े सुपरस्टार से। ये वो दो रेसिपीज हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। यहाँ देखिए, एक तरफ है ब्रॉन्ज जिससे सुंदर मूर्तियां यानी स्टैचूज बनाए जाते हैं जो सालों साल खराब नहीं होते, और दूसरी तरफ है स्टेनलेस स्टील, आपके किचन का असली हीरो। बर्तन से लेकर सिंक तक सब कुछ इसी से बनता है। इनकी रेसिपीज बिल्कुल अलग हैं। देखो, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, जबकि स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम और ओके, सबसे पहले ब्रॉन्ज की रेसिपी देखते हैं। इसमें 90% होता है कॉपर और 10% होता है टिन। ये जो 90-10 का परफेक्ट रेशियो है ना, यही इसका सीक्रेट है। इसी मिक्सचर की वजह से ब्रॉन्ज से बनी मूर्तियां धूप हो या बारिश सालों तक चमकती रहती हैं। इमेजिन करो, अगर ये मूर्तियां प्योर कॉपर की होती ना तो कुछ ही टाइम में उन पर एक अजीब सी हरी परत जम जाती। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील की रेसिपी पर। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन होता है। अब गौर से देखो, कार्बन कार्बन तो एक नॉन मेटल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? सोचो, आयरन के एटम्स काफी बड़े होते हैं और उनके बीच में छोटी छोटी जगह होती है, तो ये छोटे छोटे कार्बन एटम्स उस जगह में जाकर फिट हो जाते हैं और आयरन की लेयर्स को एक दूसरे पर स्लिप होने से रोकते हैं, और बस इसी से लोहा सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हाँ, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, ये एग्जैक्ट परसेंटेजेस जरूर याद कर लेना, एग्जामिनर्स का ये फेवरेट सवाल है। अच्छा, अब तक हमने सॉलिड मेटल्स को आपस में मिक्स करने की बात की, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो भी एक लिक्विड मेटल का। हम एक बहुत ही स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी अलॉय की रेसिपी में एक खास इंग्रेडिएंट यानी मर्क्यूरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, मौजूद हो तो उस स्पेशल मिक्सचर का नाम ही बदल जाता है। उसे हम कहते हैं अमैल्गम। रूल बहुत सिंपल सा है, अगर मिक्सचर में मर्क्यूरी है तो वो अलॉय एक अमैल्गम कहलाएगा। दैट्स इट। पर मर्क्यूरी इतना स्पेशल क्यों है? वेल, क्योंकि ये एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कैन यू इमेजिन, एक बहता हुआ मेटल, और इसकी यही प्रॉपर्टी इसे दूसरे मेटल्स में आसानी से मिक्स होने में हेल्प करती है, जिससे अमैल्गम्स बनते हैं। तो इन अमैल्गम्स का यूज कहाँ होता है? केमिकल लैब्स में सोडियम या जिंक अमैल्गम को रिएक्शंस कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। शायद आपने सुना भी हो, पहले डेंटिस्ट दांतों में कैविटी भरने के लिए सिल्वर अमैल्गम का इस्तेमाल करते थे। और इतना ही नहीं, माइनिंग इंडस्ट्री में गोल्ड अमैल्गम का यूज सोने को उसके ओर से अलग करने के लिए भी किया जाता है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये सब सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपकी पॉकेट में जो सिक्के यानी कॉइन्स हैं, वो भी अलग अलग तरह के मॉडर्न एलॉय से ही बनाए जाते हैं, ताकि वो मजबूत और टिकाऊ रहें। देखा, मेटलर्जी हमारी डेली लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमने एलॉयज और अमैल्गम्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया है।
अब टाइम है एक फाइनल चैलेंज का। चलिए, जो भी हमने पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज करते हैं और आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। रेडी हो? लेट्स डू इट। चलिए इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट की टेकअवेज को एक बार दोहराते हैं। पॉइंट नंबर 1, एलॉय मेटल्स का एक होमोजीनियस यानी परफेक्ट मिक्सचर होता है। पॉइंट नंबर 2, हम एलॉइंग इसलिए करते हैं ताकि करोजन रुके और मेटल की स्ट्रेंथ बढ़े। पॉइंट नंबर 3, हमारी दो फेमस रेसिपीज, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, और स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम और कार्बन से। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, अमैल्गम वो स्पेशल एलॉय है जिसमें मर्क्यूरी हमेशा हमेशा होता है। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलना। अब आपकी बारी है। ये रहा आपका मास्टर चैलेंज। पहला सवाल, उस एलॉय का नाम बताइए जो 90% कॉपर और 10% टिन से बनता है और जिससे बनी मूर्तियां बारिश में भी खराब नहीं होती। याद आया कुछ? और दूसरा सवाल, स्टेनलेस स्टील की रेसिपी में वो कौन सा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो एक नॉन मेटल है? सोचो सोचो, कम ऑन। एक्सीलेंट वर्क। आपने मेटल्स को मिक्स करने की सुपर साइंस को मास्टर कर लिया है। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। हमारे नेक्स्ट और फाइनल पार्ट 10 में हम करेंगे इस पूरे चैप्टर का अल्टीमेट एग्जाम रिवीजन, ताकि आप एग्जाम्स के लिए 100% तैयार हो जाएं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक रिवाइज करते रहिए। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और वेलकम है आपका मेटलर्जी के इस ग्रैंड फिनाले में। हाँ, ये है हमारा पार्ट 10। पिछले 9 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, और आज इसकी एक फाइनल एकदम पावरफुल रिवीजन करने का टाइम है। रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो आपने जमीन की सतह से ओर निकालने से लेकर उसे 99.9% प्योर मेटल बनाने तक का इतना लंबा सफर तय किया है। तो ये जो है ना, ये हमारी फाइनल लैप है, बिल्कुल एग्जाम से पहले वाली। इसे हम चैंपियंस की तरह एकदम फुल जोश और पूरे फोकस के साथ फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से, द रूल्स ऑफ रिएक्टिविटी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे हम सिंपल रूल्स की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम फोकस करेंगे एक्सेप्शंस पर, क्योंकि एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का जो असली राज है ना, वो यहीं छिपा है। ओके, अब ये देखो, ये एग्जाम का सबसे पसंदीदा ट्रैप एरिया है। हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं कि सारे मेटल्स हार्ड सॉलिड्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस देखो। मर्क्यूरी और गैलियम ये तो लिक्विड है, और सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे बटर की तरह नाइफ से काट सकते हो। वैसे ही नॉन मेटल्स को डल माना जाता है, पर आयोडीन में तो ऐसी चमक होती है, मतलब लस्टर होता है। और डायमंड, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, वो तो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद कर लो। बच्चों, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये इस पूरे चैप्टर की आत्मा है, इसकी सोल है। इसे समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। देखो, सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम और सोडियम। ये बिल्कुल किंग्स की तरह हैं, सुपर रिएक्टिव। फिर बीच में आते हैं मॉडरेट मेटल्स जैसे आयरन, और सबसे नीचे गोल्ड और सिल्वर। ये नोबल इंट्रोवर्ट्स हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, बस अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। कौन सा मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, ये पूरी कहानी इसी सीरीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो और जमीन से निकलता है उसमें बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, कचरा होता है। तो हमारा अगला मिशन है इस कचरे को हटाकर और को ग्लोरी तक पहुंचाना। चलो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। और वो काम का मिनरल है जिसमें से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल हो, मतलब फायदे का सौदा हो। और गैंग, ये वो सारी फालतू की मिट्टी, रेत और पत्थर हैं जो ओर के साथ फ्री में आ जाते हैं। हमारा पहला काम ही इसी गैंग को ओर से अलग करना है। गैंग को हटाने के ये 4 मेन तरीके हैं। पहला, हाइड्रोलिक सेपरेशन, जिसमें पानी के प्रेशर से भारी ओर नीचे बैठ जाता है, सिंपल। दूसरा, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये तब काम आता है जब ओर या गैंग्यू में से कोई एक मैग्नेटिक हो, जैसे कैसेटराइट के केस में। तीसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैं तो इसे साबुन के झाग वाला मेथड कहता हूं। ये सल्फाइड ओर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और चौथा, लीचिंग, जिसमें हम बॉक्साइट जैसे ओर्स के लिए NaOH जैसे केमिकल्स का यूज करके ओर को डिसॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। हमने ओर साफ कर लिया, अब उसमें से प्योर मेटल को आजाद कराने का टाइम है, द ग्रेट लिबरेशन। यहां से असली केमिस्ट्री शुरू होगी, तो पूरा ध्यान इधर। तो एक्सट्रैक्शन का मेथड किस चीज पर डिपेंड करता है? बिल्कुल सही, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पर। जो किंग्स हैं यानी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, उनको निकालने के लिए हमें करंट का झटका देना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जो मॉडरेट हैं जैसे जिंक और आयरन, उन्हें पहले ऑक्साइड बनाते हैं और फिर कार्बन से रिड्यूस कर लेते हैं। और जो हमारे इंट्रोवर्ट्स हैं जैसे कॉपर, उन्हें बस हवा में थोड़ा सा हीट कर दो और काम हो गया, इजी पीजी।
ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इसका एक सिंपल सा फंडा याद रखो, S से सल्फाइड और S से स्ट्रॉन्ग लोगों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर्स के लिए इन एक्सेस एयर। और C से कार्बोनेट, C से काम लोगों को कम हवा चाहिए, इसलिए कैल्सिनेशन होती है कार्बोनेट ओर्स के लिए लिमिटेड एयर में। आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब हमें चाहिए 99.9% प्योर मेटल, बिल्कुल परफेक्ट। इस फाइनल प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें हम 2 रॉड्स लेते हैं, एक मोटी इम्प्योर मेटल की रॉड जिसे हम एनोड बनाते हैं, और एक पतली सी एकदम प्योर मेटल की स्ट्रिप जिसे हम कैथोड कहते हैं। जैसे ही हम करंट पास करते हैं, एनोड से प्योर मेटल निकल कर कैथोड पर चिपकता जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाता है, और सारी इम्प्यूरिटीज वो एनोड के नीचे सेटल हो जाती हैं। चलो भाई, इतनी मेहनत से हमने मेटल तो निकाल लिया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। इसे हवा, पानी, दुश्मनों से बचाना भी तो है। तो अब हम देखेंगे कि इस कीमती प्राइस को हम प्रोटेक्ट कैसे करें और उसे और भी बेहतर यानी अपग्रेड कैसे करें। मेटल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है कोरोजन। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो मेटल को धीरे धीरे खा जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग। आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन पर हरी परत जम जाती है और चांदी काली पड़ जाती है। ये सब कोरोजन के ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ पावरफुल शील्ड्स हैं। पहला है गैल्वेनाइजिंग, जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं। दूसरा है टिनिंग यानी कल्हाई, जिसमें बर्तनों पर टिन की लेयर लगाई जाती है। और सबसे बेस्ट तरीका है एलॉइंग, जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके एक सुपर मेटल बना लेते हैं। एलॉइंग का सबसे शानदार एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील, जो हम सबके घरों में यूज होता है। ये एक टीम की तरह है। इस टीम का कैप्टन है आयरन 74%, लेकिन उसे जंग से बचाने के लिए उसके टीममेट्स हैं क्रोमियम 18% और थोड़ा सा कार्बन 8%। और इन सबका रिजल्ट क्या है? एक मजबूत, चमकदार और एकदम रस्ट प्रूफ मेटल। एक स्पेशल टाइप के एलॉय को भी हमेशा याद रखना, अमालगम। जब भी किसी एलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी यानी पारा होता है, तो स्पेशल एलॉय को हम अमालगम कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में 1 नंबर दिलवा सकता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलना। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ फाइनल एकदम क्रिटिकल टिप्स दे रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमारा टारगेट सिर्फ मेटल को 99.9% प्योरीफाई करना ही नहीं है। हमारा टारगेट है एग्जाम में अल्टीमेट प्योरिटी यानी 100% स्कोर लाना। अपने हर आंसर में वही प्रिसिजन, वही एक्यूरेसी दिखानी है। याद रखो, हर छोटी से छोटी डिटेल मैटर करती है। अगर मार्क्स नहीं कटवाने ना, तो ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा फॉलो करना। रूल नंबर 1, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखो, उसके साथ फिजिकल स्टेट्स जैसे सॉलिड S, लिक्विड L, गैस G या एक्वस AQ लिखना कंपलसरी है। रूल नंबर 2, डायग्राम्स, खास करके एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला, एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ और हर पार्ट को अच्छे से लेबल करो। और रूल नंबर 3, जब स्टेनलेस स्टील जैसे अलॉयज के बारे में लिखो, तो उनकी कॉम्पोजिशन परसेंटेज को हाईलाइट करना कभी मत भूलना। तो इस ग्रैंड फिनाले के बाद आप लोग मेटलर्जी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले मास्टर करने वाले हो? रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन के मेथड्स या करोजन से बचने के तरीके? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो और रिवीजन में लग जाओ। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है